वर्क हमारा कंप्लीट हो गया था, आज एनर्जी शुरू करते हैं। ठीक है, वर्क हमने क्या पढ़ लिया था कि वर्क इज इक्वल टू क्या होता है। ठीक है, लेकिन वहां पे अगर हम अभी बात करें कि कॉस थीटा अगर जीरो है, कॉस थीटा जीरो पे क्या वैल्यू देता है। कॉस थीटा में तीन स्पेशल कंडीशन बताई थी। कॉस थीटा व्हेन थीटा इज इक्वल टू में जीरो, इसकी वैल्यू कितनी रहती है, 1 रहती है। व्हेन थीटा इज इक्वल टू में 90, इसकी वैल्यू कितनी रहती है, इसकी वैल्यू 0 रहती है। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180, इसकी वैल्यू कितनी रहती है, इसकी वैल्यू -1 रहती है। तीन केस बताए थे ना। थीटा की वैल्यू जब 0 है, इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 1 रहेगी। जब थीटा की वैल्यू 90 है तब इसकी वैल्यू 0 रहती है, और जब थीटा की वैल्यू 180 है इसकी वैल्यू कितनी रहती है, -1 रहती है। तो तभी तो मैंने बोला कि बॉडी अगर हमारे पास ये रखी हुई है बॉडी, तो बॉडी को अगर मैं मूव कर रहा हूं, लेट्स से बॉडी का मोशन इस डायरेक्शन में है, बॉडी का मोशन इस डायरेक्शन में है, अगर मैं फोर्स भी इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं, बॉडी का मूवमेंट यानी कि डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में है, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो जो फॉर्मूला बन जाता है वर्क डन का वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है F इंटू में S। बस जब अगर बॉडी यहां पे है और फोर्स इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, या फिर मैं बोलूं कि डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, फोर्स इस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड फोर्स है, तो इनके बीच के एंगल थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। थीटा इज इक्वल टू में 90 डिग्री, तो जो कॉस थीटा की वैल्यू होती है वो 0 हो जाती है, और कॉस थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और तीसरा जो केस बताया था वो बताया था कि अगर बॉडी की मोशन इस डायरेक्शन में लेकिन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री। और व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, कॉस थीटा इज इक्वल टू -1। अगर कॉस थीटा -1 हो जाएगा तो जो वर्क डन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, माइनस में F इंटू में S, माइनस में F इंटू में S। समझ में आई चीजें। तो तीन स्पेशल केस हमने पढ़े थे, किस किस के केस में, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। समझ में आया कि नहीं चीज। ठीक है, बाकी एंगल तुम्हारे में अभी नहीं है, वो तुम आगे चल के पढ़ोगे। इंटरमीडिएट एंगल मतलब लेट्स से 30 डिग्री पे क्या होगा, 45 डिग्री पे क्या होगा, 60 डिग्री पे क्या होगा, 120 पे क्या होगा, 150 पे क्या होगा, वो सब चीजें पढ़नी, वो हम आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे दोबारा से। अब हम बात करते हैं एनर्जी की। ठीक है, एनर्जी होता क्या है वो देख लेते हैं। जैसे वर्क डन की यूनिट जो होती है वो जूल होती है, वैसे एनर्जी की यूनिट भी क्या होती है, जूल ही होती है। एनर्जी की जब मैं बात करता हूँ, एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में रहती है, जैसे लाइट एनर्जी होगी, केमिकल एनर्जी होगी, हीट एनर्जी होती है, अलग अलग टाइप की एनर्जीज होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी। हम बात करते हैं मैकेनिकल एनर्जी। हम जो भी बात करेंगे किसकी बात करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी, कौन सी, एक तो होगी काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। एक होगी काइनेटिक एनर्जी और एक होगी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी होती क्या है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जनरली हम बोलते हैं वो होती है हाफ mv²। अब क्वेश्चन ये आता है कि हाफ mv² आया कैसे। पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। ठीक है, पोटेंशियल मतलब हाइट से जो भी एनर्जी गेन होती है किसी बॉडी के अंदर वो होती है पोटेंशियल एनर्जी, और जो मोशन से जो एनर्जी बॉडी के अंदर आती है वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। मोशन मतलब वेलोसिटी, मोशन से जो वेलोसिटी, मोशन से जो एनर्जी आएगी वो आएगी काइनेटिक एनर्जी। हाइट मतलब एल्टीट्यूड से जो एनर्जी आएगी वो क्या सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। जैसे इस बॉडी को मैं ऊपर फेंक रहा हूं, इस बॉडी को मैंने ऊपर फेंक दिया। ठीक है, अब ये बॉडी क्या कर रहा है, अपनी वेलोसिटी की तेज कम कर रहा है, मतलब कम हो रही है कि बढ़ रही है, कम हो रही है, ऊपर जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, लेकिन हाइट कम हो रही है कि बढ़ रही है, हाइट बढ़ रही है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही होगी। यानी कि जब बॉडी ऊपर जाती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती रहती है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती रहती है। जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच गया, टॉप मोस्ट पॉइंट से जब बॉडी नीचे वापस आ रही है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। अगर बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी कि घटेगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। अब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो मैं देखूं कि टॉप मोस्ट पॉइंट से बॉडी नीचे आ रही है, हाइट कम हो रही है कि ज्यादा हो रही है, हाइट कम हो रही है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। तो हमने यहाँ पे ही देखा कि जब बॉडी ऊपर जा रही है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। जब बॉडी नीचे आ रही है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि कुछ भी नहीं है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड,
टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड, यानी कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहने वाली है, किस किस का सम रहेगा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम रहेगा। बॉडी ऊपर जा रही है तो काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, बॉडी नीचे आ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, लेकिन द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कहने का मतलब क्या है कि यहां पे बॉडी अभी, ठीक है, अब बॉडी ऊपर गई और बॉडी नीचे आ गई, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट विल ऑलवेज कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। भाई एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय तो होती नहीं, ना कभी क्रिएट होती है। जैसे मान लो इसके पास क्या मास है, ठीक है, कोई केमिकल एनर्जी तो होगी इसके पास, मैंने इसको बर्न कर दिया, अब क्या होगा, वो पूरा का पूरा जो अंदर केमिकल है वो बर्न हो रहा है। अब वो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है, हीट एनर्जी में। क्या आग निकल रही है ना, मैकेनिकल एनर्जी में कहां हो रहा है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। अच्छा, अगर इंजन की बात करें, इंजन में हम क्या डालते हैं, ऑयल डालते हैं, फ्यूल डालते हैं, ठीक है, फ्यूल डालते हैं। जब उसमें फ्यूल डालेंगे तो फ्यूल से क्या होएगा, फ्यूल बर्न करेगा। फ्यूल कौन सी एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है। वो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है ना, हीट एनर्जी फिर बाद में किस में कन्वर्ट होगी, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। समझ में चीज है, ठीक है। तो टोटल जो एनर्जी रहती है वो हमेशा, अब ये लाइट आ रही है, यहां पे मैंने क्या किया, इसको मैंने बंद कर दिया, इसको मैंने अब ऑन किया, तो ऑन करने से हुआ क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट, लाइट एनर्जी, हीट एंड लाइट एनर्जी। कुछ हीट भी कन्वर्ट हो रही होगी और कुछ लाइट में कन्वर्ट हो रही होगी। समझ में चीजें, ठीक है। तो यानी कि हर एक चीज में देखेंगे तो हम हर एक चीज में एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कोई एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि चलो ठीक है एनर्जी, हमने ही देखा कि एनर्जी कुछ लॉस नहीं किया लेकिन हमने एनर्जी गेन कर ली, क्रिएट कर ली, क्रिएट कभी नहीं कर सकते, ठीक है। एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। समझ में चीज। अगर तुम इस डेस्क को कुछ भी अगर यूज करना चाह रहे हो, तो डेस्क अगर इस फॉर्म में एनर्जी है अभी इसकी एनर्जी, तो इसको एनर्जी किसी और में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इस एनर्जी को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा तुम्हें। ऐसा नहीं कर सकते इस एनर्जी को खत्म मतलब कन्वर्ट कर किसी और फॉर्म में, तुम ऐसा नहीं कर सकते चलो ठीक है बिना किसी चीज के मैंने एनर्जी क्रिएट कर दी, नहीं ऐसा नहीं होता। एसिड से पहले तो हीट एनर्जी तो देगा तुम्हें, तो हीट में तो कन्वर्ट हुआ, तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ ना। समझ में आया कि नहीं चीजें, ठीक है। तो कुछ ना कन्वर्जन तो होगा ही होगा, ऐसा नहीं कि विदाउट कन्वर्जन कुछ भी अलग फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो कन्वर्जन होएगा ना, कन्वर्जन हर एनर्जी में होएगा, ठीक। कोई भी देख लो हर चीज में एनर्जी कन्वर्जन होता ही होता है, ठीक। ये है, इसके पास इतनी हाइट है तो पोटेंशियल एनर्जी है ना इसके पास। अब अगर मैं बोलूं कि इस बॉडी के पास इतनी पोटेंशियल एनर्जी है, ये जिस हाइट पे है, तो यहां से जब मैं इसको ड्रॉप कर दिया, जब मैं ड्रॉप करूंगा तो ड्रॉप करके नीचे जाएगी बॉडी है, तो किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है बॉडी है। किस में हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया कि नहीं चीज। हाँ तो मैंने बताया ना कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। मैकेनिकल एनर्जी इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताई थी ना अभी कि इन दोनों का जो सम रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। यही क्या बोलता है, यही बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही बोलता है। हाँ विदाउट एनी लॉस, अगर मैं बोल रहा हूँ लॉस नहीं हो रहा कोई ऐसा, लेकिन प्रैक्टिकली तो नहीं होता ना। ये प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, थ्योरेटिकली हम बात कर रहे हैं कि ऐसा होता है। अच्छा एक बॉडी को ऊपर से नीचे फेंकूंगा कि बॉडी उसी लेवल पे ऊपर आई, कभी लॉस तो होगा कोई ना कोई। बस फिर एयर रेसिस्टेंस भी इसमें आएगा, बहुत सारी चीजें आएंगी। जब इसमें बॉडी से हिट करेगा नीचे ग्राउंड से, एक नाम होता है इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वो ये बताता है कि कभी भी किसी बॉडी से जब कॉलिजन होता है तो कितनी एनर्जी ट्रांसफर होती है, ठीक है। हमेशा एनर्जी कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होती, कुछ रह जाती है, ठीक है, कुछ लॉस हो जाती है। समझ में चीज। तो मैं भी बात कर रहा था
पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो अब बात करते हैं कि हाफ एम वी स्क्वायर कहां से आया होगा। ठीक है, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू, ठीक है, अभी हम बात करते हैं वर्क डन की वैल्यू कितनी होती है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कॉस थीटा जीरो मान रहे हैं, ठीक है, मतलब कॉस थीटा की जो थीटा जीरो मान रहे हैं तो एफ एफ इनटू में एस हो जाएगा। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, क्या यही होता है। तो उसको मैं ऐसे बोल सकता हूं कि वर्क डन इज इक्वल टू में एम ए एस। ठीक है, और हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन में ये भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू में यू स्क्वायर प्लस में 2as। यहां से अगर मैं बोलूं कि वी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर इज इक्वल टू में 2as, एस की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालूं तो कितनी आएगी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a। इस s की वैल्यू को अगर मैं इधर सब्सटीट्यूट कर दूं तो जो वर्क डन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो ये आ जाएगा, मास इंटू में a इंटू में वी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर अपॉन में 2a। ठीक है, a से a कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो वर्क डन कितना आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा 1/2 m वी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर। अब अगर इनिशियल वेलोसिटी में जीरो मान लो कि बॉडी स्टार्टिंग से मूव करना शुरू हुई है, इनिशियल वेलोसिटी अगर मैं जीरो मान लो, अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो ना भी मानूं तो क्या मैं ये बोल सकता हूं वर्क डन इज इक्वल टू में हाफ एम वी स्क्वायर माइनस में हाफ एम यू स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। ये क्या हो गया, काइनेटिक, क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी। ये इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। तो मैं बोल सकता हूं कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जो हमारे पास वर्क डन आ गया, वर्क डन क्या आ जाएगा, वर्क डन इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। हाँ भाई, हाफ मतलब है वेलोसिटी स्क्वायर। अब वो कौन सी वेलोसिटी ये अब है, ये यहाँ पे मेंशन किया है, नहीं किया यहाँ पे मेंशन। अब अगर इस वेलोसिटी को फाइनल वेलोसिटी बोल रहा हूँ तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, इस वेलोसिटी को अगर मैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बोल रहा हूँ तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। उसमें बस ये देखा कि वेलोसिटी का स्क्वायर है, अब वो कौन सी वेलोसिटी है वो हम बता रहे हैं यहाँ पे कि इनिशियल है कि फाइनल है। समझ में, जनरली हम इनिशियल वेलोसिटी को जीरो मानते हैं, इसलिए मैंने बोल दिया कि ये जीरो हो जाएगा, जो काइनेटिक एनर्जी की हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगी, इसलिए लिख दिया मैंने यहाँ पे। क्योंकि बॉडी स्टार्टिंग से मूव करती है ना, ये बॉडी है अब मूव करना शुरू कर रही है, अब मूव करना शुरू कर रही है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। अगर इनिशियल वेलोसिटी कुछ दे रखी है तो हम ये वाला लगाएंगे। समझ में आएगी नहीं आई चीजें, ठीक है, बिल्कुल दे, वर्क बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्क डन आएगा तो वर्क डन मैं क्या बोल सकता हूँ, वर्क डन, वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट, वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बोल सकता हूं मैं। चेंज मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। हाँ तो वो चेंज का साइन ही है, डेल्टा साइन होता है, ये वाला साइन है चेंज का साइन है, ये जो साइन होता है किसका साइन होता है, चेंज। हाँ डेल्टा, चेंज। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम। समझ में आ गया वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज द वर्क डन। समझ में आ गया, एनर्जी समझ में आई, एनर्जी क्या हो रही है, हाफ एम वी स्क्वायर होती है काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी भी बात करते हैं, नोट डाउन करो इसे। ठीक है।
एक ग्रीन मार्कर और दे दे। कॉस थीटा क्या मान ले? हाँ हाँ हाँ, तो वर्क डन अलग होएगा फिर उसमें रहेगा चेंज इन एनर्जी ही। भाई रहेगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वो कांस्टेंट ही रहने वाली है चीज। ठीक है उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। भाई कॉस थीटा एक बार ले लिया तो फिर वो तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा ना, वो तो एक बार फिक्स होगी वैल्यू, वो क्या इफेक्ट देगा, वो तो वही रहेगा। समझ में आया पूरा काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट? ठीक है, अब सेम चीज बात करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। ठीक है कर कर नोट कर। हो गया ना? ठीक है, अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। अभी हमने बात करी काइनेटिक एनर्जी यानी कि ड्यू टू मोशन, अब ड्यू टू हाइट वो चीज देखते हैं। अब यानी कि बॉडी यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे अगर कोई बॉडी है तो हमें पता है वर्क डन होता क्या है, वर्क डन तो क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही होता है। तो फोर्स क्या होता है, अगर मैं ग्रेविटी में आ जाऊं तो वैसे अगर लीनियर मास इनटू एक्सीलरेशन बोल रहा था, यहाँ पे फोर्स की बात करूं कितनी फोर्स लग रही है इस बॉडी के ऊपर, mg फोर्स लगेगी, mg फोर्स लगेगी ना। तो फोर्स में आप बात करते तो mg, अब ये बॉडी h हाइट पे है, तो ये बॉडी अगर यहां से यहां तक जाएगी तो बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, टोटल h डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। हाँ 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 मर्जी है तुम्हारी, कुछ भी लो, 9.8 या 10, अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि 9.8 ही लेना है 9.8 लो। भाई जनरली हम 10 ले तो थोड़ा सा इजी कैलकुलेशन हो जाता है, लेकिन कभी कभी वैल्यू अगर 4.9 दे रखी हो, 9.8 मीटर पर सेकंड दे रखी हो, कुछ ऐसे वैल्यू दे रखे 4.9 सेकंड तो क्या होगा, तो हम वैल्यू जनरली 9.8 अपनी मर्जी से भी कंसीडर कर लेते हैं। वो तुम्हारी मर्जी है, या तो क्वेश्चन में मेंशन दे रखा हो या तुम अपने हिसाब से कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, या तो 9.8 या तो 10, जैसा भी तुम्हें इजी लगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, मास इंटू ग्रेविटी बोल दिया तो यानी कि वर्क डन कितना आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा mgs। अब s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पे तो h है, तो यहाँ पे आ जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू में mgh, mgh ये क्या हो जाएगी हमारे पास, ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं चीजें? ठीक है, हाँ इतना सही था वैसे, और कुछ नहीं इसमें ज्यादा, नहीं नहीं कुछ नहीं है तो एनर्जी, ये भी है तो एनर्जी ही नहीं वाली, तो इसको कुछ नहीं बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी वैसे।
पोटेंशियल एनर्जी हमेशा ग्रेविटी की उससे होती है। वैसे तो पोटेंशियल एनर्जी और भी टाइप की होती है, जैसे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, अगर मैं बोल केमिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है, अलग अलग चीज़ें होती हैं भाई, वो ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अभी नॉर्मल है कि पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी। हाँ, डॉट एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, अगर कोई मास m है तो उसमें जो फोर्स लगने वाली वो कितनी लगने वाली है, mg फोर्स लगेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो mg फोर्स लगेगी, डिस्प्लेसमेंट चला उसने m, तो क्या हो जाएगा, जो वर्क डन चलेगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स लग रही है mg इनटू मास, mgh हो जाएगा। ठीक है, हाँ ग्रेविटी है, g इसलिए लिया क्योंकि ग्रेविटी है। हाँ, अगर लीनियर में लेते तो ग्रेविटी तो सेम ही रहती, तो हम मोशन तो उस डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन लेते हैं। ठीक है, हो गया। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी समझ में आ गया था कि एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड, यानी कि कभी भी तुमसे अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बॉडी अगर एक इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट, एम बी स्क्वायर प्लस में एम जी एच इज ऑलवेज कांस्टेंट। तुम्हें हमेशा ध्यान रखना है कि द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट, कि अगर बॉडी एक ऐसे मूव कर रही है, मैंने बोल दिया कि बॉडी नीचे से ऊपर तक जा रही है, लेट से बॉडी अभी यहाँ पे है, इसकी कोई काइनेटिक एनर्जी होगी, ये बॉडी ऊपर गई, यहाँ पे जाके इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कुछ ना कुछ होगी, फिर ये बॉडी वापस नीचे आएगी तो दोबारा से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होकर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। लेकिन अगर मैंने बीच में कहीं बात कर ली, मैंने कहीं मिड पॉइंट में बात कर लिया, मिड पॉइंट नहीं बोला, मैंने बोला बीच में इंटरमीडिएट कोई भी पॉइंट ले लिया, उस पॉइंट से भी तुमसे पूछा कि अच्छा बताओ इस पॉइंट के पे कि जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी वो क्या रहेगी, तो काइनेटिक एनर्जी हो सकता है कम ज्यादा हो जाए, पोटेंशियल एनर्जी कुछ कम ज्यादा होगी, लेकिन जो सम रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। समझ में, कांस्टेंट मतलब का मैं बता देता हूं, जैसे अभी यहाँ पे देख ही लेते हैं, काम करते हैं, इसको लिख लिया, हाँ लिखो इसे फटाफट। ठीक है, गाना सुने वाला जो चल रहा है अभी पीछे से चल रहा है, बढ़िया गाना भैया, सुनना कभी। लक्ष्य मूवी देखी नहीं तुमने, लक्ष्य मूवी बहुत बड़ी मूवी है। आर्मी पसंद है किसी को? ठीक है, कोई नहीं। भाई हम बात कर रहे थे कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का सम रहेगा वो किसी भी पॉइंट पे कांस्टेंट रहने वाला है। यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ, इसको मैं बोलता हूँ पॉइंट ए है, इसको मैंने बोल दिया पॉइंट बी है, इसको मैंने बोल दिया पॉइंट सी है। ठीक है, तो हमें हमारे कहने का मतलब क्या है कि ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट बिटवीन ए एंड बी इज ऑलवेज कांस्टेंट।
यानी कि पॉइंट ए के ऊपर अगर मैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम निकालूंगा वो भी सेम आने वाला है, बी पॉइंट भी सेम आने वाला है, सी पॉइंट भी सेम आने वाला है। इसके बीच में अगर मैंने 1000 पॉइंट ले लिए, उन 1000 के 1000 पॉइंट पे जो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी रहेगा वो क्या रहेगा, हमेशा सेम रहने वाला है। वो कैसे रहेगा वो देख लेते हैं। किसी भी पॉइंट पे, किसी रैंडम पॉइंट पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स से इस रैंडम पॉइंट पे मैंने सेलेक्ट कर लिया, एक बॉडी को मैंने ऊपर फेंका जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल पॉइंट कहां तक जाएगा, b पॉइंट तक जाएगा। उसके बाद वो बॉडी ऊपर से b से घूम के वापस a पॉइंट की तरफ वापस आएगी। तो अगर मैं बात कर रहा हूं इस पॉइंट पे कि बॉडी ऊपर गई, ये बॉडी ऊपर गई यहां पे, इस पॉइंट में बात कर रहा हूं कि इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, क्या दोनों का सम हाफ mv² या फिर mgh के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, मैंने क्या बोला कि जैसे देखो यहां पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u है, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं पॉइंट ए की बात करूं, ठीक है, पॉइंट ए की मैंने बात की, पॉइंट ए पे काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी क्या क्या रहेगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी, हाफ m u² रहने वाली है। भाई इनिशियल वेलोसिटी u है ना, नहीं मैंने कुछ u दिया उसे, तभी तो यहां तक पहुंचे बॉडी है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ m u², पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी यहां पे, इस पॉइंट पे 0, क्योंकि h ही 0 हो जाएगा। तो भाई हाइट को जिसने अटेन किया है नहीं किया है, इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो मैं बोल सकता हूं हाँ ग्राउंड पे, तो पोटेंशियल एनर्जी 0, हाफ m u² रहेगा इसका वैल्यू। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं पॉइंट बी की। जब मैं पॉइंट बी की बात कर रहा हूं तो पॉइंट बी में देखेंगे जो टोटल हाइट है वो h है, लेकिन पॉइंट बी पे जाके जो वेलोसिटी है उसकी 0 होने वाली है, क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी कि काइनेटिक एनर्जी अगर पोटेंशियल एनर्जी की मैं बात करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी इस केस में 0 हो जाएगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgh हो जाएगी। समझ में, कोई डाउट। ठीक है, पॉइंट ए पे हाफ m u² है, पॉइंट बी पे mgh है, ये चीज समझ में। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि हाफ m u² इज इक्वल टू में mgh हो जाएगा, क्योंकि दोनों के जो इस पॉइंट पे एनर्जी इस पॉइंट पे एनर्जी तो सेम ही है, इस पॉइंट पे एनर्जी सेम है। हाँ, मतलब यहाँ पे सारी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगी ना पोटेंशियल एनर्जी में ऊपर जाके, समझ में चीज। तो यहाँ पे अगर देखूं तो जो u की वेलोसिटी रही होगी वो कितनी रहेगी, अंडर रूट में 2gh रहेगी। जो वेलोसिटी रहने वाली वो कितनी रहने वाली है, अंडर रूट में 2gh रहने वाली है। समझ में आई कि नहीं आई चीजें। ठीक है, अगर मैं पॉइंट सी की बात कर रहा हूँ, किसी भी पॉइंट रैंडम सी में मैंने कोई भी सेलेक्ट कर लिया पॉइंट, उस पॉइंट सी पे अगर मैं पूछूं कि टोटल एनर्जी कितनी रहने वाली है, क्या बोलेंगे हम, पॉइंट सी पे कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी भी होगी और कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी भी रहने वाली है, कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी भी रहेगी, कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी भी रहने वाली है। तो अगर मैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा तो कितना आएगा, हाफ m v², पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, mgh आएगा। भाई इतनी हाइट है तो पोटेंशियल एनर्जी तो mgh ही रहेगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी मुझे v² से निकालना पड़ेगा। नहीं देखो, अभी इसकी u की वैल्यू तो u है, ऊपर जाएगा इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है ना। यहाँ पे कुछ तो रहेगी, कुछ कम तो होगी वेलोसिटी इसकी, ऐसा थोड़ी है कि बिल्कुल 0 हो जाएगी, कुछ तो वेलोसिटी रहेगी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों का जो डिफरेंस रहने वाला है वही तो काइनेटिक एनर्जी बची होगी इसके पास। नहीं है समझ में। देखो अभी मेरे पास एनर्जी लेट्स से 100 जूल है मेरे पास एनर्जी, मैं ऊपर जा रहा हूँ धीरे धीरे करके, मैंने अभी 10 एनर्जी यूज कर ली, 20 30 40, लेट्स से मैंने 40 जूल एनर्जी यूज कर ली, तो बची मेरे पास 60 जूल एनर्जी। तो जब मैंने 40 जूल कर ली यहां तक जाने पे तो मुझे बची तो 60 ना। तो मेरे पास पहले कितनी थी, हाफ m u², हाफ m u² मेरे पास पहले टोटल थी। अब यहाँ पे बोलो इसकी वेलोसिटी v है मान लो, तो यहाँ पे कितनी बची, हाफ m v²। भाई यहाँ पे हाफ m v² बची है ना इसके पास, नहीं है समझ में। तो हाफ m v² ही तो लिखूंगा यहाँ पे मैं, ये चीज समझ में आई। ठीक है, हाँ यहाँ पे कोई और पॉइंट ले लेते तो वहां पे भी तो मैं इसको मैंने बस v को नाम दिया फाइनल वेलोसिटी का। अब फाइनल तो यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी, यहाँ पे कुछ भी हो सकती है फाइनल वेलोसिटी। तो समझ में आएगा। नहीं एक बात बता, जब मैं ए और सी की बात करूं तो मेरे लिए तो सी फाइनल हो जाएगा। भाई जरूरी थोड़ी है कि भाई फाइनल यही होगा, ये तो इस पूरे मोशन का फाइनल है। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ कि बॉडी यहां से यहां तक ही जा रही है, उसके आगे मैं भेज ही नहीं रहा, तो यहाँ पे आने के बाद ये काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है पोटेंशियल एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है पोटेंशियल, यहाँ पे सारी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगी, लेकिन यहाँ पे तो कुछ तो कन्वर्ट हुई होगी। तो हमें ये प्रूव करना है
कि इन दोनों का सम जो रहेगा, इन दोनों का जो सम रहने वाला है वो कितना रहने वाला है, वो कांस्टेंट रहने वाला है। मतलब इनका जो सम रहेगा वो हमेशा इनके बराबर रहेगा। समझ में आई चीजें? ठीक है, तो यहां से देख लेते हैं कि जो v रहेगी वो v कितनी रहेगी। ये वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी ना पहले, तो वेलोसिटी यहाँ पे डालनी पड़ेगी कि वेलोसिटी कितनी रहने वाली है। वेलोसिटी कितनी रहेगी यहाँ पे, कैसे निकालेंगे? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, वी स्क्वायर मुझे निकालना पड़ेगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, यू स्क्वायर कितना है, यू ही है, प्लस में नहीं आएगा, माइनस में आएगा, माइनस में 2g s कितना चला इसने, नहीं नहीं वो तो वैसे ही इनिशियल वेलोसिटी नहीं कि उससे ऊपर तक जा रहा है तो अंडर रूट 2g से फेंका होगा, उसमें डालूंगा ना मैं अभी। तो h कितना हो जाएगा, s हो जाएगा, h हो जाएगा, s कितना हो जाएगा, h हो जाएगा, यहाँ पे 2gh लिख सकता हूँ मैं। अब मैं जो वी स्क्वायर है मुझे वी स्क्वायर निकालना है, तो वी स्क्वायर की जगह यू स्क्वायर में क्या डाल सकता हूँ, 2gh डाल सकता हूँ। तो ऐसे लिख दूंगा मैं 2gh माइनस में 2gh, तो वी स्क्वायर कितना हो जाएगा, स्क्वायर है ना, ठीक है, ठीक है, h माइनस एच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर की जगह में h माइनस एच डाल सकता हूँ, तो यहाँ पे डाल देते हैं, इक्वल टू में हाफ m, वी स्क्वायर की जगह डाल दी मैंने 2gh माइनस h प्लस में mgh, तो यह क्या, टू mgh कितना आ जाएगा, mgh माइनस में mgh प्लस में mgh, ये से कैंसिल होके क्या सेम वैल्यू आ जाएगी, पॉइंट बी पे भी ये वैल्यू थी, पॉइंट ए भी सेम वैल्यू थी, भाई स्मॉल आने वाला देखना, mg कैपिटल h mg स्मॉल h प्लस में mgh, तो कैंसिल हो गया, तो क्या सेम वैल्यू आ गई जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास थी। तो मतलब किसी भी पॉइंट में जब टोटल एनर्जी निकालने तो mgh ही आ रही है हर बार। अगर मैं इस सी की यहाँ पे कोई और डी पॉइंट ले तो वहां पे भी mgh आती, हर पॉइंट पे एनर्जी सेम है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी सेटिस्फाई हो गया, नोट डाउन कर लो, समझ में आई चीजें। तो ये क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ठीक है।
हो गया ना, ठीक है। आगे बात करते हैं पावर की। हाँ हाँ हाँ, क्वेश्चंस करेंगे, तीनों के करेंगे, साथ ही कर लेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तूने जो क्वेश्चन, हाँ वर्क में, एनर्जी में, पावर में केवल इतना सही है, मतलब पावर का तो मैं कराऊंगा, वर्क एनर्जी में केवल इतना सही है कि जो तुम्हारी एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम है, तो जिसमें तुम्हें प्रूफ करना है कि भाई कि जो वर्क डन रहेगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी रहेगा। उसके बाद जो टोटल एनर्जी रहेगी वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। एक ये चीज है तुम्हारे इसमें। तुम्हारा क्लास का जो यूनिफॉर्म मोशन वाला एक जो इंटीग्रेशन वाला मेथड है ना, वो भी है एक और, लेकिन वो तुम्हारे इसमें नहीं है, वो तुम्हारे नेक्स्ट क्लासेस में आएगा। ठीक है, वो तुम्हारा इस क्लास में नहीं, वो तुम्हारा 11th क्लास में आने वाला है। समझ में चीज? भाई वो तो इंटीग्रेशन वाला मेथड है ना, कि अगर मान लो मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे जा रहा है कोई बॉडी पार्टिकल, एक पार्टिकल से दूसरे उसमें मूव कर रही है, ये एफ और एक्स का वो है, एफ डॉट डी एक्स है, तो तुम्हें ये एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया अंडर द कर्व जो होगा। अब ये कर्व है, ये कर्व है, अब इस कर्व को तुम्हें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कहां से कहां तक, एक्स आई से लेके एक्स एफ तक, इनिशियल से फाइनल तक तुम्हें इसको हाँ फोर्स है, तो तुम्हें इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसको। अब मान लो ये कोई फंक्शन है, ये कोई फंक्शन, लेट से मैंने बोल दिया एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2, कुछ ऐसे इस टाइप का कुछ भी मान लिया मैंने। ठीक है, अगर मान लो ये इस टाइप का है जिसको एक्स आई से एक्स एफ तक इंटीग्रेट करना है, हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे एक्स आई से लेके एक्स एफ तक, किसको इंटीग्रेट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2 डॉट डी एक्स इंटीग्रेट करेंगे। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब बाई 3 प्लस में 3x का इंटीग्रेशन होता है 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस में 2x, इसकी फिर लिमिट लगाएंगे एक्स आई से लेके एक्स एफ तक। समझने की जरूरत नहीं है भाई, इंटीग्रेशन है भाई, इंटीग्रेशन एक इतना बड़ा टॉपिक है कि 12th क्लास के बच्चे भी परेशान रहते हैं इससे। इसको पता है ऐसे ऐसी है ना, ये क्या, ये इसको इंटीग्रेशन का साइन है, ये इसको कोबरा बोला जाता है, किंग कोबरा। ठीक है, सबसे डिफिकल्ट है ना, डिफिकल्ट कुछ नहीं होता, बस मतलब ये बोल सकते हैं कि हाँ थोड़ा सा ट्रिकी है, बच्चे सॉल्व करने में थोड़ा सा ये लगता है कि हाँ ठीक है चलो कर लेंगे, नहीं हो पाता। लेकिन हाँ अगर पहले से सीखेंगे थोड़ा ही रहेगा, डिटेल में सीखेंगे तो। सिखा तो मैं सब कुछ दूंगा, मेन चीज़ है ना कि मैंने पहले बताया था कि तुम एडजस्ट नहीं कर पाओगे अभी इतना। हमें पता है कि तुम्हारी कितनी लिमिट रहेगी, एक पॉइंट पे अगर तुम ये बोल दोगे कि चलो ठीक है रहने दो, तो इससे बढ़िया है ना कि तुम उसको शुरुआत मत करो, लेकिन धीरे धीरे करके उसको शुरुआत करो। एक साथ तुम ज्यादा अगर डाइजेस्ट करोगे तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा। 3 दिन का खाना एक बार में खा सकते हो, नहीं खा पाओगे ना। आज का खाना हम तुम ये जरूर कर सकते हो कि आज तुम अगर 3 चपाती एक बार में खाते तो 4 खा लोगे, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि तुम 3 खाते हो लेकिन अचानक से तुमने 20 कर ली, नहीं कर सकते ना ऐसा। हाँ तो 3 का 4 वो धीरे करके तो आएगा, 3 से 4 होएगा, 4 से 5 होएगा, 5 से 6 होएगा। आज इतना करवा दिया थोड़ा सा एक्स्ट्रा, अगले दिन थोड़ा और एक्स्ट्रा, फिर और एक्स्ट्रा, फिर और एक्स्ट्रा, वो एक्स्ट्रा कर करके ही तुम 20 तक पहुंच पाओगे। एक दिन में 20 मैंने तुम्हें बता दिया तो सब दिमाग के ऊपर से जाएगा। ठीक है, अभी तुम्हें तुम्हारे अंदर एक वो है ना इंटरेस्ट है कि सीखना है सीखना है सीखना है सीखना है सीखना है, वो इंटरेस्ट कुछ दिनों तक ही रहता है। तो इससे बढ़िया है ना कि उस इंटरेस्ट को तुम्हें अगर ज्यादा देर तक चलाएं तो थोड़ा 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 डाइजेस्ट करो। ठीक है, तो ज्यादा अगर होएगा भी तो फिर वो ज्यादा काम नहीं करेगा। भाई पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, क्या होएगा, रेट ऑफ डूइंग वर्क। हाँ ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब क्या है, रेट जहां पे रहेगा वहां पे क्या मेंशन आ जाएगा, वहां पे टाइम आ जाएगा, यानी कि वर्क डन पर यूनिट टाइम इज पावर, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज पावर, एनर्जी पर यूनिट टाइम बोल दोगे, या फिर वर्क ट्रांसफर पर यूनिट टाइम बोल तो क्या बोलेगा ये, पावर बोलते से। ठीक है, पावर इज वर्क डन पर यूनिट, समझ में चीज, कितनी देर में कितना काम किया, दैट इज पावर। लेट से मैंने बोल दिया कि मुझे बोर्ड को क्लीन करना है, पूरा बोर्ड को क्लीन करना है, बोर्ड को क्लीन करने में लेट से मेरी 50 जूल एनर्जी यूज होगी, 50 जूल एनर्जी यूज होगी। अब 50 जूल एनर्जी यूज मैंने कर ली बोर्ड को क्लीन करने में, एक बच्चे ने किया 1 सेकंड में, एक बच्चे ने किया 10 सेकंड में। जिस बच्चे ने 1 सेकंड में किया उसकी पावर कितनी आ गई, 50 वॉट। जिस बच्चे ने 10 सेकंड में किया उसकी एनर्जी पावर कितनी आ गई, 5 वॉट। मतलब रेट, मतलब कितनी स्पीड से बंदा वो काम कर रहा है, ये
50 वॉट की स्पीड से काम कर रहा है, मतलब 50 जूल पर सेकंड की स्पीड से अपना वर्क को मतलब वर्क वो सॉरी एनर्जी यूटिलाइज कर रहा है। ये केवल 5 मतलब आराम आराम से काम कर रहा है। जैसे अगर तुम रनिंग करोगे तो रनिंग में क्या देखोगे तुम कि एक बंदा तो बहुत तेज भाग रहा है, 100 मीटर 10 सेकंड में भाग गया। एक बच्चे ने 100 मीटर भागा 20 सेकंड 30 सेकंड में। 10 किलोमीटर की रेस है, एक बच्चा आराम चल के जा रहा है, एक बहुत तेज जा रहा है, थोड़ी सी तेज उसकी पेस है उसका। तो मतलब जो तेज भागेगा उसकी एनर्जी कंजप्शन ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा ना। तुम गाड़ी चलाते हो, गाड़ी में अगर मैं बोलूँ कि एक बंदा 150 की स्पीड चला रहा है, एक बंदा 50 की स्पीड चला रहा है, जो 150 की स्पीड चला रहा होगा उसका फ्यूल कंजप्शन सेम रहेगा कि अलग अलग रहेगा? अलग अलग रहेगा, ज्यादा रहेगा 150 वाले का। क्यों ज्यादा रहेगा? क्योंकि ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है वो सेम टाइम में, ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है सेम टाइम में, ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है सेम टाइम में। क्या होगी? ज्यादा एनर्जी यूज होगी, ज्यादा पावर लगेगी उसकी। तभी तो बोलते हैं कि इस गाड़ी में पावर ज्यादा है, मतलब ज्यादा पावर देंगे तो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा सेम टाइम में, या सेम एनर्जी कंज्यूम करेगा कम टाइम में। बात तो बराबर ही है, समझ में चीज? ठीक है। एनर्जी की यूनिट हमारे यहाँ पे वो कौन सी है? हम जो भी पढ़ेंगे किलोवाट आवर। ठीक है, कमर्शियल यूनिट बोलते हैं इसे, किलोवाट आवर। ठीक है, किलोवाट आवर। वाट होता क्या है? पावर की यूनिट होगी वॉट होगी, WA T। ठीक है, WA T। वॉट को कैसे लिखेंगे? जूल पर सेकेंड्स। जूल पर सेकेंड इज, समझ में आएगी नहीं चीज? व्हाट इज जूल पर सेकेंड्स। अब अगर मैं बोलूं कि कन्वर्ट 1 किलोवाट आवर इनटू 1 किलोवाट आवर इनटू जूल। ठीक है, बहुत फेमस क्वेश्चन है तुम्हारे एनसीईआरटी का, जो बहुत बार पूछा जाता है कि कन्वर्ट 1 किलोवाट आवर इनटू जूल। 1 किलोवाट आवर को तुम्हें जूल में कन्वर्ट करना है, तो 1 किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट कैसे किया जाएगा? तो कुछ ऐसे करेंगे, जैसे अगर मैं 1 किलोवाट आवर बोलूं, किलो का मतलब 1000, तो यानी कि मैं बोल सकता हूं 1 किलो वॉट इज इक्वल टू में 1000 वॉट। और 1 आवर इज इक्वल टू में 60 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड्स, यानी कि 3600 सेकेंड्स। कोई डाउट? तो यानी कि यहां पे मैं ये लिख सकता हूं 1 किलो वॉट आर इज इक्वल टू में 1000 वॉट। क्या होता है? जूल पर सेकेंड होता है। वॉट क्या होता है? जूल। 1000 जूल पर सेकेंड इनटू में 3600 सेकेंड्स। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल होएगा, तो 3600 इंटू में 1000 जूल आ जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 3.6 इंटू में 10⁻6 जूल। कोई डाउट? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, इसको और भी लिखा जा सकता है 3.6 मेगा जूल, क्योंकि 10⁻6 मेगा। मेगा मतलब जैसे किलो होता है, किलो जो होता है वो होता है 10⁻3, वैसी जो मेगा होता है वो होता है 10⁻6, वैसी जो गीगा होता है वो होता है 10⁻9। इस टाइप से होता है। ठीक है, तो ये मेगा जूल आ जाएगा। कन्वर्ट 1 किलोवाट आवर इनटू जूल। बहुत ज्यादा चांसेस है कि तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1 नंबर 1.5 नंबर का, 2 नंबर का, कितने नंबर का पूछा जाएगा, तो तुम इसको ऐसे कन्वर्ट करके दिखाना है। समझ में आई चीज? कुछ पावर की यूनिट और भी होती है, जैसे मैंने बोल दिया पावर, सुना है ना कि मोटर कितने हॉर्स पावर की है? मोटर में हॉर्स पावर आते हैं। ठीक है, तो जो 1 हॉर्स पावर होता है कितना होता है? इज इक्वल टू में 746 वॉट। 46 वॉट। कैलोरीज का नाम भी सुना होगा। कैलोरीज, कितने कैलोरीज? 1 कैलोरी इज इक्वल टू में 4.2 जूल। ये भी याद रखना। हाँ, वही वाला 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। ठीक, ये यूनिट है, इनको याद रखना, बाकी तो कुछ है ही नहीं इसमें। और ठीक, ये तुम्हारा वर्क एनर्जी पावर क्या होगी आज कंप्लीट होगी। पावर में ज्यादा कुछ नहीं, पावर में बस ये चीज है कि पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग, और पावर इज इक्वल टू वॉट पर यूनिट वर्क डन पर यूनिट टाइम। हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट वर्क डन पर यूनिट टाइम है। कन्वर्ट 1 किलोवाट आवर इनटू में जूल। 1 किलोवाट आवर को कैसे लिखेंगे? 1000 वॉट इनटू में 3600, यानी कि 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, 3.6 मेगा जूल। ऐसे इसको लिख सकते हैं। कोई डाउट? कैसा भी, किसी भी टाइप का? ठीक है, हो गया खत्म। भाई एक बात बता, मैंने बताया ना कि वर्क और एनर्जी सेम ही चीज है, तो इसको हम एनर्जी पर यूनिट टाइम भी तो लिख सकते हैं। एक
क्योंकि वर्क भी तो जूल होता है, एनर्जी भी जूल होती है। समझ में? एनर्जी स्पेंड बोलते हैं या वर्क बोलना, रेट ऑफ डूइंग वर्क। हाँ भाई, नाइन्थ क्लास में डेरिवेशन नहीं होती वैसे, ठीक है, वो मैंने बस वैसे करवा दी कि हाँ चलो ऐसा होता है, ठीक है, नाइन्थ क्लास में डेरिवेशन नहीं होती। न्यूमेरिकल करते हैं कुछ। हम्म, हाँ ऐसा यूनिट जो है इसकी वो वॉट है। हो जाए तो बताना। हो गया। what is the work done to what is the work done to increase the velocity of car from 30 work done to increase the velocity of a car from 30 kilometer per hour to 60 kilometer per hour if the mass of the car is 1500 kg, if the mass of the car is 1500 kg। क्वेश्चन समझ में आया? 1500 kg, 1500 kg कार का मास है, कार की जो वेलोसिटी वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने लगी। हमें बताना कि कितना वर्क डन किया होगा, पहले वो 30 चल रही थी, अब वो 60 चलने लगी, तो कितना वर्क डन उसमें किया होगा। वर्क डन इज वर्क डन इज नहीं नहीं, वो तो चलो ठीक है, कुछ वर्क डन हमने और भी पढ़ा था। हाँ, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है? वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी हो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर हमने कैलकुलेट कर लिया तो वो वर्क डन हो जाएगा। बस वही निकालना है तुम्हें, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल इज, ठीक है, यूनिट का हमेशा ध्यान रखना, वो किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, तुम्हें मीटर पर सेकंड में लेना, तभी वो जूल में आंसर आएगा। किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, तुम्हें जूल में आंसर लेने के लिए मीटर पर सेकंड में लेना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं चीज? ठीक, ठीक है, 3 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास।
कितना? बाय 9 कहाँ से आ गया भाई? बाय 9 से भी तो करना आंसर। ठीक है, देख लेते हैं। 30 किलोमीटर पर आवर थे, इंटू में 5/18 करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 5/18 से डिवाइड मल्टीप्लाई 1000/3600, तो वो भी 5/18 ही आएगा लास्ट में। ठीक है, चीज है। 6 3 18, 6 5 30, तो कितना आ जाएगा? 25/3 आ जाएगी। 25/3 मीटर पर सेकंड, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। फाइनल हो जाएगी 60 इंटू में 5/18, 6 3 18, 6 10 60, कितना आ जाएगा? 50/3, 50/3 मीटर पर सेकंड। तो वर्क डन होता क्या है? वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? सॉरी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m v स्क्वायर, यानी कि 50/3 का स्क्वायर माइनस में 25/3 का स्क्वायर। कोई डाउट? m की वैल्यू दे रखे 1500, तो कितना आ जाएगा? 1/2 इंटू में 1500 डिवाइडेड बाय 9 ब्रैकेट में 2500 माइनस में 625। कोई डाउट? ये करेंगे ना? कहां पे? यहां पे प्लस होगा क्यों भाई? अब देखो, 3 3 9, 3 5 15, यह जाएगा 2 1 2, 2500 250। ठीक है, तो कितना जाएगा? 250/3 इंटू में इसको माइनस करेंगे 625, तो कितना जाएगा? 500 600, यानी कि 1875 आ रहा है। 1875 ही आ रहा है ना? कितना आ रहा है? 1900 6 2500। ठीक है, ये आ रहा है। तो यहाँ से 3 से कैंसिल हो, 3 1 3, 3 6 18, 3 2 6, 3 5 15। कोई डाउट? 0 1 0 एज इट इज आएगा। 12 5 125, कैरी 12 आएगा। 25 2 50, 62, 6 25 150, 150 और 6 156,250 जूल आ रहा है। 156, समझ में आया क्या करना है? ऐसे करना है। 2500 है भाई, वो 50 का स्क्वायर कितना होता है? इसमें से मैंने 3 का स्क्वायर तो कॉमन निकाल लिया 9। वैसे 50 का स्क्वायर कितना होगा? 2500। 25 का स्क्वायर कितना होगा? 625। समझ में आएगी नहीं ये चीज? हाँ, भाई सही आंसर था तेरा। ठीक है, जो भी तूने बताया था पहला आंसर, वो सही आंसर, करेक्ट आंसर। क्या 1500 तो मास गिवन है ना? मास ऑफ द कार इज 1500 kg, गिवन था। समझ में आ रहा है कैसे करना है? कोई डाउट? कैसा भी, किसी भी टाइप का? ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक, को ये तो बहुत इजी है, तो तुम आराम से बता दोगे। An object of mass 12 kg is at a certain height above the ground. An object of mass 12 kg is at a certain height above the ground. If the potential energy of the object is 480 joule, above the ground, if the potential energy of the body of the object is 480 joule, potential energy is equal to 480 joule, find the height at which the object is with respect to the ground. Find the height मतलब ये मान लो find the height निकालने तुम्हें with respect to ground. Potential energy is 480 joule. Potential energy 480 joule given है, mass 12 kg है, तुम्हें height बतानी है कि वो ground से कितने ऊपर है. Take g is equals to 10. ये तो हो गया होगा आराम से। कितना आया? कितना आंसर आया? कर कर
भाई इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, इसमें बहुत ईजी था, केवल mgh का फॉर्मूला लगेगा, कितना आ गया, ठीक है। तो भाई mgh जो गिवन था वो 480 गिवन था हमें, मास कितना था, kg गिवन था, तो 12 kg इंटू में 10 इंटू में h हमें निकालना है, इज इक्वल टू में 480, तो ये कैंसिल हो गया, 12 4 48, यानी कि हाइट इज 4 मीटर, यानी द बॉडी इज एट हाइट ऑफ 4 मीटर। किसका दूं, पावर का दूं, एनर्जी का दूं, किस चीज का दूं, पावर का एक भी नहीं किया ना, ठीक है, तो पावर का लो। A boy of mass 50 kg runs up a staircase of 45 steps in 9 seconds. Runs up a staircase of 45 steps in 9 seconds. भाई वो 45 स्टेप्स चढ़ रहा है 9 सेकंड्स के अंदर अंदर, ठीक है, 45 स्टेप्स इन 9 सेकंड्स, ठीक है। बॉय का जो मास है वो kg है। If the height of each step is 15 सेंटीमीटर, भाई जो एक स्टेप की जो हाइट रहेगी वो 15 सेंटीमीटर रहती है। If the height of each step is 15 सेंटीमीटर, find his power। फिफ्टीन सेंटीमीटर, फाइंड हिज पावर, पावर बताना है। हाँ G10 ले लो। नहीं अभी बची है, ओके बाय। फिफ्टीन सेंटीमीटर है वो, उसको मीटर में कन्वर्ट करना है। आया आंसर, MGH निकालना है पहले। MGH 75 कैसे है भाई, एक बात बता। MGH होता है, अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो देख, अगर मैं पावर की बात कर रहा हूं सबसे पहले, ठीक है, तो जो पावर आएगा वो कितना आएगा, पर टाइम आएगा। अब जो वर्क डन है, अगर मैं ग्रेविटी की बात करूं तो MGH आएगा, MGH पर यूनिट टाइम आने वाला है, कोई डाउट, ठीक है। टाइम 9 सेकंड देर का है, मास कितना देर का है 50 kg, 50 मल्टीप्लाई बाय 10
मल्टीप्लाई बाय एच डिवाइडेड बाय 9 सेकेंड्स। बात आती है एच पे, उन्होंने बोला कि भाई वो जो बॉय है वो 45 स्टेप्स चल रहा है। कितने स्टेप्स चल रहे हैं? टोटल 45 स्टेप्स चल रहे हैं। अगर मान लो वो 45 स्टेप्स चल रहा है और जो एक स्टेप है, जो एक स्टेप है वो कितनी देर का है, कितने हाइट का है? 0.15 मीटर का है। एक स्टेप 0.15 मीटर है, क्योंकि 15 बाय क्या करेंगे, 100 करेंगे भाई। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो 0.15 आएगा मीटर में। तो एक स्टेप में 0.15 मीटर है, तो 45 स्टेप्स में हाइट है पास, टोटल हाइट मीटर। कोई डाउट? ठीक है, तो यहां से जो एच है वो कितनी आ रही है? 15 75 7 54 60 67, क्या 6.75 6.7 मीटर उसने हाइट अटेन की इन 9 सेकेंड्स। तो यहां पे अगर मैं इसको सॉल्व करूं, वैल्यू पुट करने के बाद कितनी वैल्यू आएगी? यहां पे आएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 675 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 100। मैं नीचे 100 लिख दिया ना, लिख सकते हैं। तो ये 0 से 0 कैंसिल। कोई डाउट? ठीक है, तो यहां से जब इसको कट करेंगे तो 9 7 63 4 5 9 5 45, तो कितना आंसर आ जाएगा? 75 इंटू में 5 करेंगे तो कितना होता है? 375 होता होगा। तो क्या 375 वॉट आ जाएगा? 375 वॉट इसकी पावर आ जाएगी। 375 वॉट इसकी, हाँ तो वो गलत है ना, 45 स्टेप्स की तो लेनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही चीजें? कैसे करना वो चीज क्लियर हो रही है भाई? mgh जो आएगा वो m तो मास 50 kg है, ग्रेविटी 10, h कितना है वो हमने निकाल लिया। एक स्टेप का 0.15 मीटर है, तो 45 स्टेप्स चल रहे हैं, तो 45 में 1.15 करेंगे तो कितना आएगा? 6.75 आएगा। और 6.75 क्या हो जाएगी? उसकी हाइट हो जाएगी। उसके बाद mgh करके हम क्या निकालेंगे? टोटल एनर्जी निकाल लेंगे। टोटल एनर्जी को हम टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? पावर आ जाएगी। पावर किसमें होती है? न्यूटन पर यूनिट टाइम, यानी कि जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड को हम क्या बोल देते हैं? वॉट बोलते हैं। पावर किस यूनिट वॉट होती है। समझ में आया चीज? तुम्हें घर से सारे के सारे न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करके आने हैं, घर से सारे अटेम्प्ट करके आने हैं। समझ में आ गई चीज? जितने भी न्यूमेरिकल है, चाहे वो एक्सरसाइज के हो, इंटेक्स के हो, एग्जांपल हो, सारे के सारे न्यूमेरिकल में चेक करूंगा, तुम्हारी कॉपी में होनी चाहिए, नोटबुक में। समझ में आ गई चीज? कोई डाउट? ठीक है, तुम्हारा सरप्राइज टेस्ट कभी भी हो सकता है, इस चैप्टर का भी, ग्रेविटेशन वाले चैप्टर का भी। वर्क एनर्जी पावर दोनों के ही एग्जाम में आ रहा होगा, शायद एग्जाम में आ रहा है ना, वो भी आ रहा है। ठीक है, कंप्लीट आ रहा है वो। ठीक है, मतलब वर्क एनर्जी और ग्रेविटेशन तो आ ही रहा होगा। वर्क एनर्जी आ रहा है और साउंड आ रहा है, दो आ रहे हैं। अच्छे से हो चुका है? कब एग्जाम? भूल गया, 7th को है। तो साइंस में कोई दिक्कत है? मैथ्स का एग्जाम कब है? अच्छा, मैथ्स का पहले है। ठीक है, मैथ्स में तो क्या आ रहा है? 4 चैप्टर आ रहे हैं ना। क्वाड्रिलेटर हो चुका, सर्कल हम कर लेंगे। ठीक है, ठीक ठीक है, देख लेते हैं, सर्कल कंप्लीट कर लेते हैं। फिर सरफेस एरिया करना था ना, कौन सा करना था? स्टैटिस्टिक्स करना था। स्टैटिस्टिक्स आ रहा है, ये क्वाड्रिलेटरल आ रहा है, सर्कल आ रहा है और पॉलिनोमियल आ रहा है। तो पहले स्टैटिस्टिक्स करेंगे ना, क्योंकि दोनों का आ रहा है स्टैटिस्टिक्स तो। ठीक है, फिर हम क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट कर लेंगे, फिर पॉलिनोमियल। ठीक है, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इस सारे के सारे न्यूमेरिकल्स है उसको कंप्लीट करके रखना है, कोई न्यूमेरिकल नहीं छोड़ना तुम्हें। बंद कर दे भाई।